तो अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि कूलाम का नियम क्या है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे कि माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ये दो आवेश हैं, यदि ये निर्वात में पड़े हैं तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे जाएगी, प्लस से माइनस। वहां पर हमने लिया था निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमने लिया था। लेकिन यदि हम बीच में कोई और माध्यम रख दें तो उस माध्यम में से विद्युत बल रेखाएं पहले जितनी पार हो ये जरूरी नहीं है, मतलब बीच में विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यम के अंदर अपने दूसरा माध्यम आपने रखा है, मान लीजिए आपने कागज रखा है, कोई धातु रखी है, पानी रखा है, कुछ भी रखा है, मोम रखा है, तो ये विद्युतशीलता ये नहीं रहेगी बल्कि विद्युतशीलता परिवर्तित हो जाएगी। तो विद्युतशीलता क्या है? तो आप कहेंगे किसी माध्यम में से विद्युत बल रेखाओं के पार निकलने की क्षमता को या निगमित होने की क्षमता को विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहां विद्युतशीलता माध्यम निर्वात की ये है, माध्यम की अलग होगी। निर्वात की विद्युतशीलता ये है, माध्यम की विद्युतशीलता अलग होगी। लेकिन यहां हम माध्यम की विद्युतशीलता के बारे में ना बात करके आपेक्षित विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में आपेक्षित विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपेक्षित विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक। आपेक्षित विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक किस प्रकार से परिवर्तित होगा? देखिए, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता बराबर होगी आपेक्षित विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक। क्या चीज है? देखिए, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, इसको हम क्या कहेंगे? आपेक्षित विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक। ठीक है, अब देखिए, यदि दो आवेशों के बीच में निर्वात में बल लग रहा है, निर्वात में बल लग रहा है F0, और वो लग रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो माध्यम में बल लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन 0 नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा। क्या आएगा? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। और माध्यम की विद्युतशीलता को आप लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, वज्र गुणा में चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। देखिए, ये है निर्वात में बल, ये है माध्यम में बल। ठीक है, माध्यम में जब भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता हम लगाएंगे एप्सिलॉन। ठीक है, तो बल भी बदल जाएगा। अब यहाँ पैराविद्युतांक को स्क्रीन में हमने के से प्रदर्शित किया है, कई जगह पे एप्सिलॉन आर से भी प्रदर्शित करते हैं, कई जगह पे के से भी प्रदर्शित करते हैं। कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि के कूलाम नियतांक भी होता है, इसलिए मैंने एप्सिलॉन आर से भी इसको एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित किया है। समझ में आया? तो आप इसकी एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं, इसकी आप एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि पैराविद्युतांक क्या होगा? निर्वात में दो आवेशों के बीच में बल
बटे माध्यम में दो आवेशों के बीच में बल। निर्वात में दो आवेशों के बीच में बल बटे माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच में बल। निर्वात में दो आवेशों के बीच में बल है ये वाला है, और माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच में बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर। यही है ना? आप इसमें एक बार एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ना लेके एप्सिलॉन लो, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखिए ये तो है निर्वात में बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और ये है माध्यम में बल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो ये देखिए इससे हो गया कैंसिल, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास में बचा है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। तो सूत्र तो सेम ही है, लेकिन हम बात को दो प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। नाम एक ही है, अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। या ये कहिए दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल और उन्हीं दो आवेशों के बीच में माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, अब ये अपेक्षित विद्युतशीलता आपको समझ में आ गई होगी। अपेक्षित विद्युतशीलता दो विद्युतशीलताओं का अनुपात है। अपेक्षित विद्युतशीलता दो विद्युतशीलताओं का अनुपात है या नहीं है? इसलिए ये पूरी की पूरी इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसलिए ये इकाई रहित है। इकाई रहित है, विमाहीन है, मतलब ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। जैसी है ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ना तो इसकी कोई विमा बनेगी, ना ही इसकी कोई इकाई बनेगी, ना ही कोई इसका मात्रक बनेगा। समझ में आ गया होगा। अब अलग अलग माध्यमों का परावैद्युतांक अलग अलग होता है। जैसे देखिए निर्वात की विद्युतशीलता परावैद्युतांक 1 लिया, वायु का 1.003, इसलिए दोनों का लगभग हम सेम ही लेते हैं, क्योंकि निर्वात का कितना होता है 1 और वायु का होता है 1.0003, तो कोई बड़ा अंतर नहीं है, इसलिए हम विद्युतशीलता भी वायु की और निर्वात की सेम लेते हैं। अभ्रक की विद्युतशीलता होती है, परावैद्युतांक होता है 6, सिलिकॉन का 12। आपको याद रखना है एक तो मोम का, एक जल का, एक धातु का। इसका याद रखना है, पैराफिन मोम का, जल का और एक धातु का। इनका आपको परावैद्युतांक ध्यान में रखना है। समझ में आ गया होगा। इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि दो आवेशों के मध्य बल दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल 12 न्यूटन है। निर्वात में बल कितना है? 12 न्यूटन है। यदि उनके मध्य अभ्रक की प्लेट रख दी जाए, अभ्रक की प्लेट रख दी जाए, तो बल कितना लगेगा? तो देखिए निर्वात में बल कितना लग रहा था? निर्वात में बल लग रहा था कितना? 12 न्यूटन। और माध्यम में बल क्या होता है? माध्यम में बल होता है निर्वात में बल बटे एप्सिलॉन 0, सॉरी एप्सिलॉन आर। क्योंकि अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने ये पढ़ा है कि निर्वात में बल बटे माध्यम में बल बराबर एप्सिलॉन आर होता है, पढ़ा है ना ये।
तो माध्यम में बल हो जाएगा F0 बटे एप्सिलॉन आर, F0 बटे एप्सिलॉन आर। F0 है 12 न्यूटन और एप्सिलॉन आर है 6, तो ये आपका हो जाएगा 2 न्यूटन। कितना हो जाएगा ये? 2 न्यूटन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं एग्जाम में, आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब है इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अध्यारोपण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक बल एक ही जगह पे लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अध्यारोपण। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक आवेश है, इस पर 2-3 आवेश दूसरे भी बल लगा रहे हैं। एक जना कोई बल लगा रहा है इधर F1, दूसरा कोई बल लगा रहा है इधर F2। तो F1 और F2 का परिणामी बल जो होगा वो क्या होगा? अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी आवेश पर दो या दो से अधिक आवेश मिलकर बल लगा रहे हैं, यदि किसी एक आवेश पर दो या दो से अधिक आवेश मिलकर क्या लगा रहे हैं? बल। जैसे देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4, ये सब मिलकर बल लगा रहे हैं इस Q0 पर। ये इस पे बल लगा रहा है इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसे करके सब जने बल लगा रहे हैं। तो परिणामी बल सबके कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। परिणामी बल सबके कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। मान लीजिए ये Q1, Q2, Q3, Q4 आवेश हैं और ये Q0 पर बल लगा रहे हैं, यहाँ Q0 पड़ा है और वो बल है F1, F2, F3, F4 ऐसे करके। तो परिणामी बल जो होगा वो सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसे हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का मतलब 2-3 बल अध्यारोपित हो गए, एक साथ लग रहे हैं किसी, ठीक है ना। परिणामी बल भाग लेने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, अब ये सदिश निकालते कैसे हैं ये हमें थोड़ा सा समझना है, क्योंकि प्रश्नों को हल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि कभी आपको दिखे कि एक आवेश पर दो बल लग रहे हैं, इस एक आवेश पर ये दो बल लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, ये बल है, इसका मान है F1 और इस बल का मान है F2। ठीक है, इन दोनों बलों के बीच में कोण है थीटा। मेरी बात को दोबारा सुनना, ये एक आवेश है, इस पे कोई दूसरे दो आवेशों ने बल लगाया। एक ने बल लगाया इधर F1, एक ने बल लगाया इधर, दूसरे ने इधर लगा दिया F2। अब इन दोनों की वजह से मान लीजिए आप सोचिए यहां पे कोई चीज पड़ी है, एक जना रस्सी से इधर खींच रहा है, एक जना रस्सी से इधर खींच रहा है, तो ये चीज किधर जाएगी? इधर जाएगी या इधर जाएगी? ये बीच में कहीं पे जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बीच में ही जाएगी, क्योंकि एक साइड से हाथी खींच रहा है और एक साइड से कुत्ता खींच रहा है, तो ये जाएगा थोड़ा झुकाव हाथी की ओर ही रहेगा। लेकिन परिणामी बल निकालने का तरीका ये है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। परिणामी बल निकालने का तरीका है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ऐसे परिणामी बल आप ज्ञात करेंगे। थीटा क्या है? F1 और F2 के बीच का कोण है। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें ज्यादा चीज क्लियर होगी। इसी प्रकार से परिणामी बल की दिशा क्या निकलेगी? ये परिणामी बल आया इधर। अब यदि F1 F2 बराबर है, इधर भी हाथी है इधर भी हाथी है और बराबर ताकत के हैं, तब तो ये बीच में ही जाएगा। इधर हाथी है इधर कुत्ता है तो थोड़ा इधर की ओर जाएगा, इधर हाथी है इधर कुत्ता है तो थोड़ा इधर की ओर जाएगा। मतलब परिणामी बल मान लीजिए अल्फा कोण पर लगा है। कितने कोण पर लगा है? अल्फा। परिणामी बल किस कोण पर लगा है? अल्फा। तो tan अल्फा बराबर होगा F2 sin थीटा बटे F1 प्लस F2 cos थीटा। ये सूत्र याद रहे तो ठीक है,
नहीं रहे तो इसका सिर्फ सदिश में ही हम इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा यहाँ पे कोई उसका इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, प्रश्नों को हल करते समय ये कई फॉर्मूले हमने और लगाए हैं यहाँ पे। देखिए, यदि एक बल F इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है F, तो इनका परिणामी क्या आएगा? मान लीजिए दो बल लग रहे हैं F और F, एक F इधर लग रहा है, एक F इधर लग रहा है, और इनमें कोण कितना है? 90 डिग्री। कोण कितना है? तो परिणामी बल का सूत्र आएगा F बराबर अंडर रूट F नेट बराबर F1 स्क्वायर की जगह कौन आ गया? F स्क्वायर। F2 स्क्वायर की जगह कौन आ गया? F स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस 90, F1 F2 कोस 90। कोस 90 एक होता है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, कोस 90 0, कोस 90 क्या रहेगा? ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? √2F। ये परिणामी बल आ गया। क्या आ गया? ये परिणामी बल आ गया। समझ में आया? इसी प्रकार यदि दो बल 60 डिग्री पर लग रहे हैं तो यहां पर कोस 60 हो जाएगा। यदि दो 45 पर लग रहे हैं तो कोस 45 हो जाएगा। ऐसे करके आप परिणामी बल याद कर सकते हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, सूत्रानुसार 4 आवेश हैं। एक आवेश है प्लस Q, एक है इधर प्लस Q, एक इधर है -2Q और इधर एक +2Q। तो कह रहे हैं केंद्र पर O आवेश रखा गया है, उस पर लगने वाला परिणामी बल किस दिशा में होगा? इस पर लगने वाला परिणामी बल किस दिशा में होगा? देखिए, यदि यहां पर आवेश है, यहां पर आवेश है तो ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, करेगा। ये Q है, ये भी Q है, तो ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। ये भी Q, ये भी Q। यहां बीच में कोई आवेश रखा हुआ है, तो ये वाला बल और ये वाला बल क्या हो जाएगा? बराबर और विपरीत। क्या हो जाएगा? बराबर और विपरीत। अच्छा, अब केंद्र पर आवेश रखा है आपने, ये +2Q इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, करेगा या नहीं? क्योंकि प्लस आवेश प्लस को इधर प्रतिकर्षित करेगा, और ये वाला इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। क्या करेगा? ये आकर्षित। तो ये दोनों बल देखिए कैंसिल कर गए, लेकिन यहां पर परिणामी बल किधर लग रहा है? BD के अनुदिश, विकिरण BD के अनुदिश लगेगा। तो आपका उत्तर हो गया सी वाला सही, विकिरण BD के अनुदिश। समझ में आ गया? देखिए, दोबारा से समझो। इस प्रश्न में यह नहीं कहा है कि यहां पर केंद्र पर कैसा आवेश रखा है, ठीक है? चाहे केंद्र पर धनावेश रखा है चाहे ऋणावेश रखा है, दोनों का रिजल्ट एक ही आना है। जैसे मैं यहाँ केंद्र पर पिछले धनावेश लिया था, इस बार मैं ऋणावेश लेके भी आपको समझा देता हूं। ये ऋणावेश है, तो ये बताइए, ये धनावेश इस ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा? जब करेगा तो इधर ही तो खींचेगा अपनी ओर, इधर खींचेगा। और इस ऋणावेश को ये धनावेश अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा। अब ये बल लगा, ये है F1, और ये बल लगा, ये है F2।
ठीक है, और बल होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मतलब इन दोनों के बीच में बल होगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये है प्लस Q, ये है माइनस Q, दूरी है ये, यही है। और यहां पर भी ये है प्लस Q, ये है माइनस Q, दूरी है ये। तो बताइए क्या ये F1 और F2 बल अलग अलग होंगे या सेम होंगे? अलग अलग होंगे या सेम होंगे? समान होंगे। तो जब समान बल लगते हैं बराबर और विपरीत, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। दोनों क्या कर देंगे? मतलब इन दोनों की वजह से ना तो ये इधर हिलेगा ना ये इधर हिलेगा। क्लियर? परिणामी बल इन दोनों का क्या होगा? शून्य। तो इन दोनों का परिणामी बल शून्य हो गया। अब अगला देखिए, मान लीजिए यहां माइनस क्यू है, तो ये प्लस क्यू इसे अपनी ओर खींचेगा। बोलो खींचेगा या नहीं? और ये माइनस क्यू इसको अपने से दूर धक्का मारेगा। ठीक है, अब बताइए इन दोनों का परिणामी बल इस लाइन पे जीरो होगा या जीरो नहीं होगा? जीरो तो नहीं होगा। तो परिणामी बल इस लाइन के अनुदिश आया या नहीं? माइनस है तो इधर तो हो गया और प्लस है तो इधर हो जाएगा। है तो इस विकर्ण के अनुदिश ही। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। विकर्ण ए सी के अनुदिश नहीं, शून्य नहीं, भुजा ए बी के लंबवत नहीं। ये अपना आंसर है, विकर्ण बी डी के अनुदिश। ठीक है, इसी प्रकार का मैं आपको एक और प्रश्न करवाता हूं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। एक प्रश्न और ऐसा ही करवा देता हूं मैं। जैसे देखिए, एक षटभुज, एक ए भुजा के षटभुज के 6 कोनों पर प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। प्रत्येक पर कितना आवेश है? प्लस क्यू। एक आवेश को केंद्र पर विस्थापित कर दिया। तो उस पर परिणामी बल क्या होगा? आप देखिए इस प्रश्न को, ये षटकोण है, षटभुज। ठीक है, और इस षटभुज के प्रत्येक कोने पर क्यू क्यू आवेश है। ठीक है, और मैंने किसी एक को उठाकर, इसको उठाकर केंद्र पर ले आया। मैं इसको कहां ले आया? केंद्र पर। और इस पर परिणामी बल क्या होगा? इस पर परिणामी बल क्या होगा? इस षटभुज की भुजा ए है, षटभुज की भुजा ए है, और आपसे पूछा जाए परिणामी बल क्या होगा, आप देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। पहले देखिए कि यदि भुजा ए है तो षटभुज में ये कोण कितना डिग्री होता है? 120 होता है। और कोई सा भी आप त्रिभुज उठा लीजिए, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बनेगा या नहीं? ये त्रिभुज कैसा बनेगा? समबाहु। समबाहु का मतलब ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री। आप कहोगे ये कैसे पता चला 60 डिग्री? अरे पूरे 360 को 6 भुजाओं ने बांटा है। इसने इधर 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 इधर, तो एक हिस्सा कितना होगा? 360 बटे 6, 60 डिग्री। ये सभी 60 60 60 हैं, तो भुजाएं भी तो बराबर होगी। भुजाएं भी क्या होगी? मतलब यदि ये भुजा ए है
तो निश्चित रूप से ये दूरी भी ए ही होगी, ये दूरी भी क्या होगी, ए ही होगी। इतनी बात क्लियर है? मतलब इसकी यहां से दूरी ए, 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 इसकी भी यहां से दूरी ए। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए, पहले इसने इस पर प्रतिकर्षण बल लगाया, इधर लगाया, इसने इस पे प्रतिकर्षण बल लगाया इधर, और इसने, ये भी प्लस क्यू है, इसने इस पे प्रतिकर्षण बल लगाया इधर, लगाया। इनके बीच में बल क्या होगा, के क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर। भाई इसने इस पे लगाया इधर, आ रहा है समझ में आपको? इसने इस पे लगाया इधर और इसने इस पे लगाया इधर, ऐसे ही है। और बल क्या होगा, चाहे कोई सा ही ले लो, F1 बराबर F2 बराबर के क्यू क्यू। क्योंकि सबकी दूरियां ए है, ये मैं बता चुका हूं। ये बल बराबर और विपरीत हैं, क्या इसको खिसका पाएंगे? ये बल बराबर और विपरीत हैं, क्या इसको खिसका पाएंगे? नहीं खिसका पाएंगे ना। तो ये परिणामी बल क्या हो जाएगा इन दोनों का, शून्य। ठीक है, इन दोनों का परिणामी। अब देखिए नेक्स्ट, ये इसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। क्या ये बल भी बराबर और विपरीत है क्या? है, इनका भी परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य। कोई दिक्कत नहीं है, इन चारों की वजह से तो ये हिलेगा ही नहीं, परिणामी जीरो है। अब देखिए एक और, अब ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर एफ बल से, लेकिन क्या यहां कोई है क्या? यही तो उठ के यहां आया था बीच में, यहां तो नहीं है ना कोई भी। तो अब परिणामी बल सिर्फ ये एक ही होगा और ये होगा एफ परिणामी, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये परिणामी बल है और ये आपको आ सकता है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न, ये पिछले की कंसेप्ट और ढंग से क्लियर हो गई आपकी। क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे देखिए। ये प्रश्न देखिए, दो छोटी गेंदें जिसमें प्रत्येक पर क्यू कुलाम धनावेश है, एक स्टैंड से हुक के बराबर लंबाई एल मीटर की दो विद्युतरोधी डोरियों से लटकाई गई है। इस समायोजन को उपग्रह में रखा गया है और आप सबको पता है उपग्रह में कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। तो डोरियों के बीच में कोण कितना होगा और डोरियों में तनाव कितना होगा? देखिए, ये छत है और छत से ये दो डोरियां लटकी हुई है, एक ये और एक ये, और हर एक डोरी की लंबाई है एल। हर एक डोरी की लंबाई कितनी है, एल। अब इन पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा mg, लेकिन उपग्रह में तो ये लगेगा ही नहीं, इसलिए इस बल को हमें लेना ही नहीं है। मान लीजिए मेरे ये हाथ हैं और इन दोनों पे आवेश है, अब गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा तो ये दोनों आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, ये इसको दूर, ये इसको दूर, एकदम दूर दूर हो जाएंगे ना, ऐसे ऐसे एकदम दूर दूर हो जाएंगे। सेम वैसे ही ये दोनों आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये छत है, ये डोरी एकदम इधर हो जाएगी और ये डोरी एकदम इधर हो जाएगी। ये इसको प्रतिकर्षित कर रही है और ये इसको प्रतिकर्षित कर रही है। हर एक पर आवेश कितना है, इस पर भी है Q और इस पर भी है Q, प्लस Q प्लस Q। बोलो यही है, समझ में आ गया? अब
ये इसको प्रतिकर्षित करेगी इधर, इधर, है ना, और ये इसको प्रतिकर्षित करेगी इधर। तो जितना बल इधर की ओर लगता है उतना का उतना ही विपरीत रस्सी में तनाव उत्पन्न होता है। उतना का उतना रस्सी में क्या उत्पन्न होगा? तनाव उत्पन्न होगा। पहले तो पूछा रस्सियों के बीच में कोण कितना है, तो एक रस्सी इधर है, एक रस्सी इधर है, तो दोनों के बीच में कोण है 120 डिग्री। चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो। अरे क्या गलत लिख दिया, 180। कितना होगा? 180 डिग्री। और ये बल होगा उतना ही तनाव होगा, तो बल होगा उतना ही तनाव होगा। और ये बल होगा के Q1 Q2। Q1 कितना है? पहला आवेश कितना है? Q। दूसरा आवेश कितना है? Q। तो ये हो जाएगा KQ²। और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? ये रस्सी L लंबाई की है, ये रस्सी भी L लंबाई की है, तो दोनों आवेशों के बीच में दूरी आ गई 2L। दोनों आवेशों के बीच में दूरी कितनी आ गई? 2L। तो तनाव बल आ जाएगा 2L का होल स्क्वायर। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? आप इसमें देख लीजिए, 180 डिग्री KQ²/2L², ये वाला ऑप्शन होगा। यही चीज जब गुरुत्वाकर्षण में आ जाती है तो कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं इसमें, कि नीट जेडब्ल्यू वगैरह परीक्षाओं में पूछते हैं, लेकिन आपके सेकंड ग्रेड लेवल पे इतना ही काफी है। सिंगल कंसेप्ट के क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, दो आवेश हैं, दो आवेश हैं, एक है +2 कूलाम और एक है +6 कूलाम। प्रत्येक आवेश को -2 कूलाम आवेश दिया, इसको भी हमने -2 दे दिया और इसको भी -2 दे दिया। तो इस +2 को -2 देते ही ये तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं? इनके बीच में बल कितना लगेगा? अब ये तो 0 हो गया आवेश, तो बल लगेगा ही नहीं, बल क्या आ जाएगा? 0। सिंपल प्रश्न है। सेकंड ग्रेड लेवल पे ये प्रश्न होते इजी हैं, लेकिन परीक्षा में बड़े हार्ड से लगते रहते हैं, इनमें है कुछ भी नहीं। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, ये सेम वही प्रश्न है जो थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, कि दो तांबे की गेंदें हैं, प्रत्येक का भार 10 ग्राम है, प्रत्येक का भार 10 ग्राम है, एक दूसरे से 10 सेमी दूर रखी हुई है, प्रत्येक 10 की घात 6 परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है ना? जैसे मैं कहूं क्लास में 50 स्टूडेंट है या 100 स्टूडेंट है, और हर 5वें बच्चे के सिर पे एक टोपी पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है, तो बताइए क्लास में कैप कितनी है? 100 में 5 का डिवाइड कर दो, 20 आ जाएगी। वैसे ही हर 10 की घात 6 परमाणु में से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं? 10 की घात 6 का डिवाइड कर दो। तो तरीका यही है, सबसे पहले आप देखो प्रत्येक गेंद में, ये करवाऊं क्या मैं, या आप कर सकते हो? करवा देता हूं ये। आप ये बताइए 63.5 ग्राम से 1 मोल बनता है, तो 10 ग्राम में कितने मोल होंगे? 10 ग्राम में कितने मोल होंगे? ये मोल आ गए, बोलो आ गए या नहीं? 1 मोल में परमाणु कितने होते हैं? भाई 63.5 ग्राम में 1 मोल बनता है, तो 10 ग्राम में इतने मोल बनेंगे, और 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं, तो आपको गेंद में परमाणुओं की संख्या मिल गई। ये मैंने पहले करवाया, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्पीड से करवा रहा हूं।
63.5 ग्राम का 1 मोल है, तो 10 ग्राम में कितने मोल होंगे? 10/63.5। 1 मोल में इतने परमाणु हैं, तो पूरी गेंद में इतने परमाणु हो गए। 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं ना, इतने परमाणु हो गए। ठीक है, क्या एक गेंद में कुल परमाणु आ गए? अब हर 10 की घात 6 परमाणु में से एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और छोड़कर कहां भेज रहा है? दूसरी गेंद पर। तो आप ये कहेंगे प्रत्येक गेंद पर आवेश आप ये देखिए, पहले इतने परमाणु हैं, इतने परमाणु हैं, और 10 की घात 6 में से एक जना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो कितने जने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं? 10 की घात 6 का भाग लगा दो, इतने परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं। इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। क्या आ गई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसे आप इलेक्ट्रॉनों के आवेश से गुणा कर दीजिए, तो एक बोल के ऊपर आवेश आ गया। आ गया या नहीं? देखिए दोबारा समझो, तांबे की गेंद का द्रव्यमान 10 ग्राम है, तो पहले देखिए उस गेंद में तांबे के मोल कितने हैं? 1 मोल का भार 63.5 है, तो 10 ग्राम में मोल होंगे 10/63.5। 1 मोल में इतने परमाणु हैं, तो इतने मोल में क्या हुआ? गुणा कर दिया। 10 की घात 6 में से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो मैंने 10 की घात 6 का भाग लगाया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दिया, कुल आवेश आ गया। एक बोल से आवेश गया और दूसरे के ऊपर गया, तो जितना Q1 उतना ही Q2। दूरी आपके पास में है, दूरी कितनी दी है? 10 सेमी या 0.1 मीटर। तो आप अब बताइए बल निकाल सकते हैं या नहीं? बल तो सीधा सूत्र है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R आपके पास है, आवेश आपके पास है, सिर्फ कैलकुलेशन है जो अब थोड़ी सी मुश्किल हो गई। अप्रोक्सीमेट में लेके आप पेपर में करेंगे, आपको ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना? तो ये रहेगा। हाँ देखिए, 3 आवेश हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज के हैं, तीनों कोणों पर रखे हैं। ठीक है, आवेश कितने कितने हैं? आवेश हैं इधर भी Q, इधर भी Q और इधर भी Q। अब कोई एक आवेश पर अन्य दो के कारण बल ज्ञात कीजिए कि भुजा कितनी है? A। कोई भी एक आवेश ले लीजिए, मैं ये ले लेता हूं, और इस पर अन्य दो के कारण बल ज्ञात कर रहा हूं। तो देखिए, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, इधर करेगा, ये इसे इधर प्रतिकर्षित करेगा, और इस बल का मान होगा, ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं 5 नंबर का, इस बल का मान होगा K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। इन दोनों के बीच में दूरी A है, इन दोनों के बीच में दूरी A है, तो बल हो जाएगा K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, और ये बल हो जाएगा K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। ठीक है,
ये वाला बल भी इतना ही हो गया और ये वाला बल भी इतना ही हो गया। अब देखिए एक बल लग रहा है इधर और एक बल लग रहा है इधर और इनमें कोण है 60 डिग्री का। क्यों है 60 का? क्योंकि देखिए जब ये वाला कोण 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 ही होगा। समबाहु त्रिभुज के अंदर का कोण 60 डिग्री होता है तो ये भी तो 60 ही होगा। तो परिणामी बल का सूत्र आएगा F बराबर √F1 स्क्वायर, ये F नेट है, F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस 60। अब F1 और F2 तो सेम है, F1 और F2 क्या है? सेम है। तो एक बार मैं दोनों को F1 ही लिख देता हूं, बाद में मान लगा दूंगा। F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 F1, इसको भी F1 ही कह देता हूं। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आपका आ जाएगा √F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर हो गया 3F1 स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3F1 स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? हाँ जी, आपको आ गया समझ में? ये F1 स्क्वायर, ये F2 स्क्वायर, F1 और F2 का मान समान ही आ रहा है। आ रहा है ना समान? तो मैं F1 की जगह चाहे F1 लिखूं या F2 की जगह चाहे F1 लिखूं, क्योंकि वैल्यू लास्ट में तो समान ही आएगी। तो ये हो जाएगा √3F1 स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट के ये दिमाग में समस्या आती है कि आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये स्टेप बाय स्टेप है? तो मैं बार बार बताता भी हूं कि हर एक फॉर्मूले में, यानी कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है ना? वो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हम करवाते हैं और परीक्षा में उसी तरीके का प्रश्न आता है। अपने आप कभी दिमाग में नहीं आता कि हमें अगले स्टेप में ये लेना है। अपने आप आपके भी नहीं आएगा, अपने आप हमारे भी नहीं आया था जब पहली बार हम कर रहे थे। आपको ये क्या होता है कि जैसे हम करवा रहे हैं, इसी पैटर्न का जब नया प्रश्न आएगा तो आपका दिमाग लगेगा कि हाँ सर ने ये बताया था, उस तरीके से हमें करना है। तो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस जितने बनते हैं, जितने सेकंड ग्रेड लायक बनते हैं, जितने नीट लायक बनते हैं, वो एक वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन टीचर खुद बताता है। और वैसे के वैसे एग्जाम के अंदर आते हैं तो उन एग्जाम्पल की वजह से फिर आगे क्वेश्चन होने शुरू होते हैं। पहली बार में आप सोचें हमसे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिजिक्स में नहीं होंगे। पहली बार में मेरा कराया हुआ समझ में आएगा, आपसे नहीं होंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये एक स्टेप है, पहली बार में टीचर का समझ में आए वो सफिशिएंट है। लेकिन वैसे का वैसे आ जाए तो आप कर दो, वो बहुत बढ़िया बात है। जहां तक उम्मीद है शायद ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में होंगे, लगभग लगभग पूरी उम्मीद है, और आते भी हर साल ऐसे ही हैं। फिर भी दूसरे राउंड में आपको जैसे एक्सरसाइज आप करनी शुरू करोगे, कुछ डाउट्स आएगी, कुछ आप खुद करना शुरू करोगे, तब आपसे प्रश्न धीरे धीरे निकलने शुरू होंगे। परीक्षा से पहले आपको कम से कम 3 बार सिलेबस को निकालना पड़ेगा, तब आपसे प्रश्न होने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये √3F1 स्क्वायर हो गया, तो √3 तो √3 है, F1 स्क्वायर हो गया F1। अब ये √3 है, तो F1 की वैल्यू चाहे F2 की वैल्यू सेम ही है, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा √3 KQ² अपॉन A²। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है? ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इन 3 की वजह से किसी एक के ऊपर इन 2 की वजह से कितना बल लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, कोई हार्ड क्वेश्चनों में नहीं है, ठीक है? नोट भी कर सकते हैं, बाकी शीट में भी होंगे सारे क्वेश्चन। अब ये विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक है, वो मेरे हिसाब से अपने कल पढ़ें वो ठीक रहेगा, क्योंकि आज काफी ज्यादा मैटर हो चुका है ना? 2 बज गए अब।